प्रणाम हिंदुस्तान, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मैं मनदीप पंडित। अभी हम हैं हिसार लोकसभा के हिसार विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ वैभव योगेश बिदानी, या यूँ हम कहें कि डॉक्टर वैभव योगेश बिदानी तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, युवा भाजपा नेता हैं। उसके अलावा जिला सचिव भी हैं भाजपा के, और अभी बूथ चुनाव प्रबंधन समिति जो होती है उसका भी कार्यभार वो संभाल रहे हैं हिसार विधानसभा का। तो ऐसे युवा नेता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस हिसार लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दे हैं और चुनाव किस तरफ जा रहा है। बिदानी जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या लग रहा है आपको कि जैसे कि आपकी पार्टी काफ़ी बड़े लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ने जा रही है, उसका क्या असर रहेगा? दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो किस प्रकार से लड़ रहे हैं चुनाव, और दोनों जो आपके उम्मीदवार हैं, चाहे आपके उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं और कांग्रेस के जयप्रकाश हैं, उन दोनों की व्यक्तिगत छवि में क्या फ़र्क है और दोनों किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जहाँ संगठन है, जहाँ टीम है, टीम वर्क सबसे बड़ा वर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी के पास हर पन्ना प्रमुख तक के दायित्व के कार्यकर्ता हैं, जो कि एक पन्ने पे जिनके पास 60 वोटों की जिम्मेवारी है। और बात करते हैं विपक्ष की, तो उनके पास जिला अध्यक्ष भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, पिछले 10 साल से उनके पास नहीं है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उनका संगठन जो है उसमें पावर ही नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, प्लस उन्होंने इतना भ्रष्टाचार कर रखा है जो बुरी तरह फैला हुआ है, जिसके साथ लोग जुड़ना नहीं चाहते। और आपने बताया कि रंजीत जी के कैरेक्टर के बारे में और जेपी जी के कैरेक्टर के बारे में। रंजीत जी से मेरा अभी मिलना हुआ है, लेकिन उनका काम जो था वो पहले से बोलता आया है। जब वो यहाँ पे बिजली मंत्री के रूप में आते थे तो हर महीने, जब वो ग्रीवेंसेस के चेयरमैन थे तब भी, और जब ग्रीवेंसेस के चेयरमैन नहीं थे तब भी, वो हर महीने 5 तारीख को हिसार की विधानसभा में आके हिसार के लोगों की समस्या लेके और इमीडिएट एक्शन, साथ साथ डिसीजन लेने वाला, साथ साथ फ़ोन करने वाला और साथ साथ काम करवाने वाला व्यक्ति है। और बात करो जेपी जी के बारे में तो बहुत फेमस है। फ़ोन की तारें कटी होती थी और वो हाँ नकली फ़ोन करके मैंने फ़ोन कर दिया है, ये कर दिया है, और सारी वो झूठी बातें जो उनके बारे में फेमस है। आदमपुर चुनाव में पिछली मेरी ड्यूटी लगी थी, तब पता चला था कि नकली नोट बांट गए हैं। आज तक गाड़ियों के बिल पेंडिंग है, टेंट के बिल पेंडिंग है, कुछ मुझे उनके बारे में पता चला था। और सबसे बड़ी बात, उनकी छवि में उनके ऊपर जो सब उनके बारे में बताते हैं कि वो ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया रहे हैं, जो एक टाइम में जंगल राज था, जब हम छोटे थे बहुत, जब एक जंगल राज चला करता था तो वो उसके वो मुखिया हुआ करते थे। तो इसी बातों से समझ आ जाता है कि कौन व्यक्ति चुनना है, कौन नहीं चुनना। और बात करें मुद्दों की, तो इस वक्त देश के माननीय हमारे मोदी जी ने इतना काम कर रखा है, चाहे हमारी सड़कों से आ जाओ, चाहे हेल्थ में आ जाओ, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाओ, चाहे ट्रेड में आ जाओ, चाहे जीडीपी में आ जाओ, चाहे किसी भी क्षेत्र में आ जाओ। ठीक है, आपके बड़े बड़े दावे हैं, आप ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। विपक्षी ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। यदि हमारा संगठन भी नहीं है फिर भी जनता त्रस्त है। देखिए, जब बात करें ना विपक्ष के कहने की और ऑन फील्ड ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब विपक्ष ने 2014 में सत्ता दी थी, तब पर वो इंसान की इनकम जो थी वो पर कैपिटल इनकम वो 85,000 पे थी। आज की डेट में वो 1,70,000 पे पर कैपिटल इनकम पे पहुंच चुकी है। और ये कोई बातें वो नहीं कर रहा, जो वो कह रहे हैं कि कर्ज बढ़ा दिया है आपने। देखिए, जिसको जितनी समझ है वो उतनी बात करेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, कर्ज कैसे मिलता है? अगर आपकी मेरी कमाई अगर 2 लाख रुपए है जी, आपकी मेरी कमाई 2 लाख रुपए है, तो हम कितना कर्ज ले सकेंगे? उसके हिसाब से जितनी हम किस्तें बना पाएंगे जी। जब हमने अपने देश की जीडीपी इतनी ग्रोथ कर दी है, और उसमें रेशो वाइज देखा जाएगा तो कर्ज चाहे बेशक से बढ़ाओ, लेकिन रेशो वाइज में जब कांग्रेस सरकार में 75% कर्जा ले रखा था उनकी जीडीपी के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी ने जीडीपी बढ़ा के, कर्जा ज़्यादा बढ़ा के, लेकिन रेशो वाइज हमने 60% पे ले आए हैं। हमने अगर हमारी जो इनकम बढ़ी है उसके हिसाब से कर्ज लिया जाता है, उसके हिसाब से कर्ज मिला जाता है। कांग्रेस के टाइम में जैसे पाकिस्तान दिवालिया हो गया है, उनको कोई कर्जा नहीं दे रहा, क्योंकि उनकी वहाँ पे जो इनकम है, जीडीपी है, वो कम है, उसके हिसाब से उनको कर्जा नहीं दिया जाता, उनको ग्रे शीट मिला। और भारत सरकार का जो है वो ग्रेड उसमें वाइट में आ गया, जिसके कारण हमें कर्ज अभी भी हम बहुत ले सकते हैं, लेकिन हम उतना ही ले रहे हैं जितना हमारी इनकम के हिसाब से हम कर। चलिए ठीक है, आपकी बात ये हम मान लेते हैं। उसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि जी विपक्षी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है, वो उल्टा आप पे आरोप लगा रहे हैं कि अनिल विज को घर बैठा दिया, रामविलास शर्मा की कहीं बेइज्जती हो जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, धनखड़ को हटा दिया जाता है, और कह रहे हैं कि एक ही आदमी की चल रही है, वो है मनोहर लाल खट्टर। इस पर क्या कहेंगे आप मुझे बताइए, अनिल विज जी क्या काम नहीं कर रहे हैं? क्या रामविलास शर्मा जी काम नहीं कर रहे हैं? आप एक भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मंत्री, ऐसा कार्यकर्ता दिखा दो जो काम नहीं कर रहा हो।
और मैं कांग्रेस के 10 कार्यकर्ता ऐसे दिखा देता हूँ जो काम नहीं कर रहे। इवन कि सिर्फ नॉमिनेशन के अंदर भी नहीं जा रहे हैं। 9 वर्सेस 1 हो गया है, 9 हुड्डा जी के पास चली गई हैं, 1 SR के गुट के पास चली गई है सीट, और वो एक ही गुट में रह गए हैं। यहाँ पे विजेंद्र जी आपने देखा क्या हिसार में काम करने के लिए आए हैं? विजेंद्र जी ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। क्या वो हिसार में देखा आपने? कभी घूमते हुए देखा उनको? क्या हमारे अनिल विज जी का आज भी आप 4:30 बजे डोर टू डोर का प्रोग्राम है? कहाँ पर? अनिल विज जी का अम्बाला छावनी में। अच्छा, आज उन्होंने अपने आप को सिर्फ अपनी विधानसभा तक सीमित कर दिया, जबकि वो प्रदेश स्तर के नेता हैं। देखिए आज अगर आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी की प्रचार लिस्ट देखोगे, जो उसके स्टार प्रचारक है उसमें अनिल विज जी का 23वें नंबर पे नाम है। अनिल विज जी को जब भी जहाँ भी मैसेज मिलेगा वो जाएंगे और वो करेंगे, और वो पार्टी के लिए उनसे तत्पर बंदा कोई नहीं है। मैं उनको बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। अच्छा नहीं होता कि नायब सिंह सैनी की जगह अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता तो भारतीय जनता पार्टी की छवि प्रदेश में और ज़्यादा अच्छी हो जाती? देखिए ये बड़े स्तर के फैसले हैं। जो पार्टी करती है बहुत सोच समझ के करती है। जिसने भी किया है, जो भी किया है, और बड़ा सोच समझ के किया होगा, और पार्टी के भविष्य के लिए किया होगा। अब कौन बना कौन नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी में ये खासियत है कि इसमें कोई भी एक कार्यकर्ता जो ज़मीन पे बैठा होता है, जब 8वीं लाइन में बैठा होता है, वो मुख्यमंत्री बन जाता है। ये सिर्फ एक भारतीय जनता पार्टी में ही है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। कांग्रेस ये कह रही है कि इनके पास उधार के प्रत्याशी हैं, 10 में से 6 वो प्रत्याशी हैं जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, जो कांग्रेस में रहे हैं। क्या आप एक तरफ दावा करते हैं कि हमारा सबसे बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की, नेताओं की फौज है, तो डेडिकेटेड, डिवोटेड और डिटरमाइंड जो लीडर्स और कार्यकर्ता हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस का काम है आरोप लगाना। वो कह रही है कि इनके 6 कैंडिडेट हैं। क्या राव रणवीर जी 19 में हमारे नहीं लड़े, 14 में हमारे लिए नहीं लड़े? क्या भिवानी से हमारे नहीं लड़े? वो हमारे साथ पहले से नहीं जुड़े? क्या अभी जुड़े हैं सब? तब ये उनको तो कुछ ना कुछ बोलना है। एक्चुअली दिक्कत क्या थी, हमारे कैंडिडेट सबसे पहले डिक्लेयर हो गए, उनके कैंडिडेट कितनी लेट आए हैं और कैसे आए हैं? वो तो कह रहे हैं हमारी रणनीति है, हमने लेट किया इसलिए कि भाई ताकि बीजेपी एक्सपोज हो जाए, बीजेपी के उम्मीदवार एक्सपोज हो जाए। देखिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनकी रणनीति है अंदरूनी गुट है। उनके कहने में और दिखने में बहुत फ़र्क है। ये बातें तो उन कहने के उनको कुछ ना कुछ तो कहना ही है, मुद्दों पे बात तो करते नहीं, विकास पे बात तो करते नहीं। हिसार जिला में आपके पिताश्री डॉक्टर योगेश बेदानी बीजेपी के आधार स्तंभ रहे हैं, आजकल कहीं प्रचार में नज़र नहीं आ रहे, क्या कारण? देखिए एक परिवार से मैं फुल टाइम पार्टी में दे रहा हूँ। पिताजी 72 के हो चुके हैं, और जितना उनका स्वास्थ्य है उस हिसाब से वो अपना कार्य कर रहे हैं, और जितनी भी मीटिंग होती है और जहाँ पे भी उनको जाना होता है वो जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक नियम था कि हम 75 वर्ष से ऊपर उम्र वालों को टिकट नहीं देंगे, जबकि आपके जो लोकल प्रत्याशी हैं वो 78.5 साल के हो चुके हैं। इस पर क्या उनको क्यों विशेष तरजीह दी गई? देखिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करे तो ज़्यादा अच्छा है। हमें जिताऊ कैंडिडेट पे रखना चाहिए, और जिताऊ कैंडिडेट जो भी होगा तो उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड क्या मार्जिन समझते हैं आप हिसार विधानसभा से आपका प्रत्याशी कितनी लीड लेगा? देखिए जी, पहले 3 लाख से थी मुझे नहीं, मैं हिसार विधानसभा की बात कर रहा हूँ, आपकी लोकल विधानसभा 9 में से जो एक विधानसभा पहले तो हमारे साथ जिंदा परिवार नहीं था, अब जिंदा परिवार भी हमारे साथ है। हमें 1 लाख की मुझे उम्मीद है। 4 जून को आपसे बात करेंगे, आप 1 लाख का दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल 4 जून को मिलेंगे, बिल्कुल मिठाई के साथ। पूरी लोकसभा में कितना है? पहले हम 3 लाख से जीते हैं, अब रंजीत जी की पर्सनैलिटी देख के मुझे उसमें 1.5 लाख वोट फालतू ही दिख रहे हैं, उसमें कम नहीं दिख रहे। मतलब 4.5 जितने भी हो सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी देख के 1 लाख मतलब 1.5 दावा करने के लिए दावा कर रहे हैं? नहीं, क्यों दावा कर रहे हैं? मैं फील्ड पे हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। आप मुझे बताओ, मैं हमारे बूथ के एजेंट तक तैयार होने वाले हैं, हमारे बूथ पे काम चल रहा है, हमारे व्यक्ति डोर टू डोर जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी मुझे कहीं प्रचार में भी नहीं दिख रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि जो आपका बीजेपी 370 पार, एनडीए 400 पार, वो दावा और वो नारा इसी तरीके से फिसड्डी साबित होगा जैसे पिछले विधानसभा के हरियाणा के चुनाव में 75 पार का नारा दिया था आप लोगों ने, और वो 40 पर आकर नैया अटक गई, फिर आपने ठगबंधन की सरकार चलाई, ऐसा कह रहे हैं? देखिए संविधान के हिसाब से हमने बिल्कुल अपना बहुमत पा के सरकार चलाई है, पहले भी, हरियाणा में भी और देश में भी। और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है। हमने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया। हमने कहा था हम 370 हटाएंगे, हमने हटाया। मतलब 370 सीटें इसलिए फिक्स की गई है कि धारा 370 हटाई है, इसलिए? देखिए अब वो पॉजिटिव साइन मान लो, कुछ भी मान लो, अगर जिसको वो बड़ी पार्टी के लिए कितने श्योर है कि 370 बीजेपी ले जाएगी और एनडीए 400 ले जाएगा? मैं 100% श्योर हूँ। आज की डेट में हम 400 से बहुत आगे जा रहे हैं।
क्योंकि विपक्ष खिंडा हुआ है। हम दो सीटें, हमारी एक सीट तो हम जीत भी चुके हैं वहाँ पे गुजरात से, हम खाता खोल चुके हैं। अभी चुनाव भी नहीं हुए, रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन हमारी एक खाता खुल चुका है। तो आप चिंता ना कीजिए, 400 प्लस मिलेंगे आपको और यहीं बैठेंगे और आपको मैं मिठाई भी खिलाऊंगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, आपने बड़े बेबाकी से और निडरता से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए। धन्यवाद।